श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू के विधानसभा चुनाव 2024 पर विशेष परिचर्चाओं की श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह से ही हम आपको समय समय पर आज हुई मतगणना के बारे में जानकारी दे रहे हैं और देते आ रहे हैं, और अलग अलग हमारे विशेषज्ञ, हमारे मेहमान माहिर हमारे पास आते रहे हैं। और इस श्रृंखला का ये आखिरी कार्यक्रम है और इसमें हमने जहमत दी है डॉक्टर रेखा चौधरी को, जो कि राजनीतिक विषयों की माहिर है, और सीनियर जर्नलिस्ट मनु श्रीवास्तव को। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। आज की श्रृंखला का ये आखिरी कार्यक्रम है। अब तो नतीजे भी आ गए, सब कुछ स्थिति स्पष्ट है, और शुरू से ही हम मॉर्निंग से जितने भी रुझान थे और रिजल्ट्स थे अपने श्रोताओं के साथ साझा करते रहे। तो आज जो नतीजे आए हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर रेखा चौधरी, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स है। जैसे लगता है कि यहाँ पे एक नहीं 2 यूनिट्स का इलेक्शन हो रहा है। कश्मीर में बिल्कुल एक अलग सिनेरियो नज़र आ रहा है और जम्मू में अलग से नज़र आ रहा है। कश्मीर में लगता है कि ये मेन जो चुनाव हुआ है एनसी और बीजेपी का चुनाव है। कश्मीर में एनसी की जैसे वेव रही है और हर सीट के साथ, मतलब कुछ सीटों को छोड़ के एनसी ने जो है वो हर मतलब एक वेव की तरह उसको कब्जा किया है। जम्मू में वही हालत बीजेपी की है। तो आप देखेंगे तो बहुत सारे, जैसे रिजल्ट से पहले लगता था कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, नई पार्टीज़ हैं जो 2019 के बाद बनी थी, जैसे अपनी पार्टी थी, और अभी जमात इस्लामी बीच में आ गई थी, इंजीनियर रशीद की पार्टी थी। तो लगता था कि बहुत ज़्यादा इस तरीके की खिचड़ी बनेगी कि कुछ समझ नहीं आएगा कि कौन, बट एंड द रिज़ल्ट निकलने में पता चलता है कि 2 मेजर पार्टीज़ बाहर उभर के आई हैं, एनसी जो और बीजेपी। ऑल्दो हमें ये कहेंगे जो प्री पोल अलायंस हुआ था एनसी और कांग्रेस का, और उस प्री पोल अलायंस की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे बीजेपी है। इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो वो बीजेपी का वोट परसेंट पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा, कोई 26% है, और 2014 के मुकाबले में बीजेपी की सीटें भी बढ़ गई हैं और उनकी वोट शेयर भी बढ़ा है। वही चीज़ हम देखेंगे एनसी का जो 2014 का जो इलेक्शन था वो सबसे ख़राब इलेक्शन था। उनकी परफॉर्मेंस जब से एनसी की हिस्ट्री शुरू हुई थी तब से आप कहेंगे 2014 उनके लिए वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, क्योंकि 2002 में एनसी ने अपनी जो थी एक सिंगल हेगेमनी जो थी इस इलेक्शन पे वो छोड़ दी थी। एक कंपटीशन उनके पीडीपी के साथ शुरू हुआ था, बट लीडिंग पार्टी रही पूरी स्टेट में भी और कश्मीर में भी। 2008 में भी हुआ, वो लीडिंग पार्टी रही, पर 2014 में वो तीसरे नंबर पे थी। उस हिसाब से देखेंगे तो एनसी का परफॉर्मेंस जो है बहुत बेहतर हुआ है, और एनसी ने जैसे अपनी पुरानी पोजीशन जो थी कि वो पूरी स्टेट के पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते थे, तो वो जो है वो रिकवर करती जी। हमारे श्रोता सुबह से ही सुनते आ रहे हैं सारे रिजल्ट्स, और जिन किन्हीं श्रोताओं ने अगर नहीं भी वो वाकिफ ताज़ा जानकारी के साथ, तो विजय मैं चाहूँगा कि आप उनको लेटेस्ट बता दीजिए कि क्या स्कोर है और किस किस ने कितनी सीटें जीती हैं। जी जगमोहन, मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है और 42 सीटों पर विजय प्राप्त की है। इसके उपरांत बीजेपी दूसरे नंबर पर है, जिसने उम्मीदों से अधिक, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा, 29 सीटें अपने नाम की हैं। तीसरे नंबर पर यदि बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं। 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत प्राप्त की है। इसके उपरांत कांग्रेस पार्टी है जिसने 6 सीटें जीती हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रदर्शन मैं कहूंगा कि उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा और केवल 3 ही सीटें जीतने में सक्षम रही है। इसके उपरांत पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1 सीट जीती है और सीपीआईएम भी 1 ही सीट जीती है। और सरप्राइज एंट्री आम आदमी पार्टी की हुई है जम्मू कश्मीर की सियासत में, और आम आदमी पार्टी की भी 1 सीट झोली में गई है। जी। तो मनु जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जो नतीजे सामने आए हैं, एक तरह से स्थिति स्पष्ट है कि बहुमत की सरकार बनेगी। एनसी और कांग्रेस, जिस तरह से पहले कहा जा रहा था, इन्हीं की ही गठबंधन की सरकार हमें देखने को मिलेगी। आगे की राह की बात करें, मनु आपको बहुत तजुर्बेकार हैं, सियासत को बड़ी बारीकी से देखते हैं, नजर रखते हैं, कितनी मजबूत रहेगी गठबंधन की ये सरकार? देखिए, ये जो आज के परिणाम सामने हैं उसको देखते हुए लगता है कि जो नई सरकार आने वाली है गठबंधन की, उसके लिए राह कोई आसान नहीं है।
पहले तो गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम सीटें जो जीती हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है और उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। लेकिन उसका जो पार्टनर है कांग्रेस, उसका प्रदर्शन उम्मीदों से बहुत बहुत नीचे गया है। और 2014 में 12 सीटों पे कांग्रेस को जीत मिली थी, इस बार आधी आई हैं उसकी 6 सीटें। तो ये अपने आप में बड़ा अजीब सा परिणाम है कांग्रेस के। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो ख़ास करके इस नोयत से कि जो हिंदू बहुल इलाके हैं जिनको हम प्लेन्स ऑफ जम्मू बोलते हैं, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, ये जो बेल्ट है, यहाँ से कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिला और एक ही सीट मिली है जम्मू रीजन से, वो राजौरी की। तो ये अपने आप में जब ये सरकार की फॉर्मेशन होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो बड़ी पार्टनर पार्टी है उसके लिए भी बड़े मुश्किल भरा फैसला होगा कैसे कांग्रेस को एडजस्ट करे जी। और इसमें इसके बाद जो सरकार बनने वाली है, जो हम देख रहे हैं जिस तरह से एलजी को काफ़ी सारी पावर्स दे दी गई और केंद्र की बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी रहनी है, तो ये देखना होगा कि कैसे ये सरकार चलेगी, क्योंकि तनातनी तो रहेगी। और बीजेपी एक बहुत सशक्त पार्टी के रूप में उभरी है, 29 सीटों के आसपास वो पहुंच रही है। तो विपक्ष का जब इतना मजबूत हो तो गठबंधन के लिए, सरकार के लिए तो और भी मुश्किलें पैदा होती हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि आने वाला वक्त कोई इस सरकार के लिए बहुत अच्छा होगा कि उसको नेशनल कांग्रेस को जब सरकार की तैयारी करनी होगी तो बड़ा कुछ सोच समझ के करनी होगी। जी मनु, आपने कांग्रेस के प्रदर्शन की बात की। कांग्रेस पार्टी को बेहद काफी बड़े झटके आज झेलने पड़े हैं। जम्मू संभाग की ही बात करें तो इनके पूर्व मंत्री लाल सिंह को शिकस्त झेलनी पड़ी है। इनके कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वो भी अपनी सीट से हार गए हैं। और ताराचंद, जो कि पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस के कोटे से, उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या कुछ ऐसी स्थितियां बनी जो कांग्रेस के फेवर में नहीं गई इन इलेक्शंस में? मैं शुरू से एक बात देख रहा हूँ कांग्रेस को लेके कि कांग्रेस ने अधूरे मन से जो चुनाव लड़ा है, बिना किसी होमवर्क के, बिना किसी तैयारी के। और जब ये चुनाव प्रचार चल रहा था तो कांग्रेस उतने दमखम के साथ नहीं बिल्कुल उसमें अपना झोंक नहीं रही थी, जैसे कि वो नॉन सीरियस हो या खानापूर्ति की जा रही थी। मैं आपको बताऊं कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन अनाउंस किए J&K के, सेम डे कांग्रेस ने अपने स्टेट प्रेसिडेंट को बदल दिया। ये अपने आप में एक ऐसा फैसला था जो बड़ा हैरानगी पैदा करता था। और उसके बाद 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए। स्टेट प्रेसिडेंट भी खुद चुनाव लड़ रहे थे, वर्किंग प्रेसिडेंट भी चुनाव लड़ रहे थे। फिर बीच चुनाव में 2 और वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए। तो ये सारी खिचड़ी जो बनाई गई वो कार्यकर्ता भी पसोपेश में रहे। और एक और चीज़, जो फ्रेंडली मैच खेला गया कुछ सीटों पे एनसी और कांग्रेस का, वो भी अपने आप में एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों पार्टियों में। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि बनिहाल, जो बहुत मजबूत सीट मानी जाती थी कांग्रेस की, वहाँ से उनके एक्स प्रेसिडेंट लड़ रहे थे वकार रसूल वानी। उमर अब्दुल्ला ने वहाँ 2 रैलीज की और उनका जो निशाना था वो सीधा वकार रसूल वानी पे था, और वकार रसूल वानी आज चुनाव हार गए। तो ये किस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी दोनों पार्टियों में, ये भी किसी के गले नहीं उतरा। और मैं एक और उदाहरण दूंगा आपको कि सुंदर बनी जैसे एक सीट है, वो उसके बगल वाली सीट छोड़ी गई नौशहरा एनसी के लिए, सुंदरबनी भी छोड़ दी गई। ऐसे ही उधमपुर में छोड़ी गई, ऐसे ही विजयपुर में छोड़ी गई। तो इस तरह जो हिंदू इलाकों में कांग्रेस ने खुद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीटें छोड़ दी। तो सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों का चयन, दोनों में ही कहीं ना कहीं बिल्कुल कमियां। उसके बाद जो चयन हुआ उसको लेकर तो इसमें एक और चीज जोड़ सकते हैं, जो एक नैरेटिव बनाना होता है कि आपने वो कांग्रेस नैरेटिव बना ही नहीं पाई। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कांग्रेस एज ए पार्टी लड़ रही, और जबकि बहुत स्पेस थी नैरेटिव बनाने की, क्योंकि 10 साल से बीजेपी का यहाँ इन्फ्लुएंस रहा है सेंटर और यहाँ पे लोकल बेस पे देखा जाए तो लोगों के बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स थे जो कि लोग उसके बारे में बात चाहते थे कि कोई करे। तो चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे लोग उसको बता रहे थे कि हमारी इशू जो है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं या दरबार मूव से रिलेटेड हैं, इकोनॉमिक हमारा नुकसान हुआ है, तो वो सब चीज़ें जो है उसमें एक नैरेटिव बनाने की ज़रूरत थी कि जो कांग्रेस ने उस पर कुछ उस पर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई। और दूसरी बात होती है कि एज ए पार्टी नेशनल लेवल की जो पार्टी थी उसने भी लगता है कि कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया, कि ये एक जैसे मुझे लगता है कि उन्होंने सारी अपनी एनर्जी हरियाणा में डाल दी थी, और अगर वो यहाँ पे आए तो वो कश्मीर में चले गए।
कश्मीर में उतना ज़रूरत नहीं थी जितनी कि जम्मू में ज़रूरत थी, क्योंकि जम्मू में यहाँ डायरेक्ट मुकाबला था कांग्रेस और बीजेपी का, तो कांग्रेस को यहाँ फोकस करना चाहिए था, कांग्रेस ने वहाँ यहाँ फोकस नहीं इस किया। बात को जो मैम ने बात बोली, इस बात को उमर अब्दुल्ला जो उनके पार्टनर थे कांग्रेस के, उन्होंने खुद बोला कि कांग्रेस फोकस करे जम्मू रीजन पे, प्लेन्स पे फोकस करे, कश्मीर पे ध्यान मत दे। तो ये जो मैदान छोड़ा, जैसे दरबार मूव की बात की, दरबार मूव जम्मू रीजन में बहुत बड़ा इशू था, पूरी अर्थव्यवस्था उस पर टिकी हुई है, कारोबार का पूरा हिल गया हुआ है, लेकिन कांग्रेस इस चीज़ को आम जनता तक पहुंचा ही नहीं सकी। लोग परेशान हैं, लोग चाहते थे उनकी कोई आवाज़ उठाए, लेकिन कांग्रेस विपक्ष में होते हुए भी इस चीज़ को नहीं उठा और सकी। धारा 370 पर भी कांग्रेस अपना जो रुख था वो स्पष्ट नहीं कर पाई। धारा 370 को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं थी जम्मू में भी और कश्मीर में भी, लेकिन स्टेटहुड बहुत बड़ा मसला था, स्टेटहुड बहुत बड़ा इशू था दोनों ही रीजन में, और दरबार मूव जम्मू रीजन में था, और ये आम आदमी से जुड़ा हुआ इशू था। लेकिन जो कांग्रेस की जिम्मेवारी थी कि इस इशू को उभारती और आम जनता तक, उस वोटर तक लेके जाती, ताकि वोटर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इलेक्शन से 2 दिन पहले ही उन्होंने अपना जो स्टेट प्रेसिडेंट सेम डे तो वो चेंज किया। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो कोई भी पार्टी है, जो पार्टी का हेड है, उसके नीचे लोगों की नब्ज जानना बड़ा जरूरी होता है? क्या लास्ट मोमेंट में कहीं उनको ये तो नहीं लगा कि ये लोगों के मुद्दों को नहीं जान पाए या वैसा असर नहीं छोड़ पाए? क्योंकि हम देखें तो कांग्रेस पार्टी लोगों की नब्ज नहीं पकड़ सकी। बिल्कुल जैसे आपने कहा कि दरबार मूव का मुद्दा है या और जैसे इश्यूज थे जिनको वो उछाल सकती थी, हाईलाइट कर सकती थी, और लोगों की हमदर्दी जो था अपने फेवर में ले सकती थी, लेकिन वो नहीं ले पाई। तो उस वहां कहीं कांग्रेस का जो कार्य करने की जो नीति या तरीका है वो विफल होता नजर आया। बिल्कुल सबसे बड़ा झटका लगा है पीडीपी को हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट वॉश ही हो गई है। उसका कारण आप क्या समझते हैं? पीडीपी एक्चुअली जो है वो 2018 के बाद से, मतलब जब तक सरकार में थी उसके बाद का आप टाइम देखेंगे तो पीडीपी तब से वो डिसइंटीग्रेट हो रही है। और सबसे ज़्यादा झटका लगा पीडीपी को 2019 में जब अपनी पार्टी बनी। बहुत सारे लोग जो हैं पीडीपी को छोड़ के अपनी पार्टी में ज्वाइन करिए। उसके बाद जैसे लगता है कि एक एक्सोडस का मामला शुरू हो गया कि इवन फाउंडिंग मेंबर्स जो थे पीडीपी के, और जो आप देखिए कि उनके 28 मेंबर थे लेजिस्लेचर के, उसमें से 20 मेंबर जो थे, एमएलएस जो थे, वो छोड़ गए थे। तो पीडीपी का तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा था। वो तो ऐसा लग रहा था कि पीडीपी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। तो पीडीपी को तो आई थिंक उसके लिए प्रिपेयर्ड थी कि पीडीपी सिर्फ इसलिए इलेक्शन लड़ी थी, पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी इसलिए लड़ा कि वो अपने आप को एग्जिस्टेंस में रखना चाहती थी, विजिबिलिटी रहे कि ये पार्टी है। हाँ, और सिमिलरली असेंबली में भी ये क्लियर था कि पीडीपी को इतनी वो एम्बिशियस भी नहीं है। वो खुद भी कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं। तो पीडीपी का तो क्लियर था, बट इतना ज़्यादा खराब होगा ये, जैसे उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती की बेटी जो थी इल्तिजा मुफ्ती, बट आई थिंक उनको अंदाज़ा होगा क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा, तो मे बी आई थिंक उनको एक ये फियर तो होगा कि उसका। और दूसरी बात ये है कि आप अगर देखेंगे जब डीडीसी का इलेक्शन हुआ 2020 में, तो उस इलेक्शन में क्लियर नज़र आ रहा था कि एनसी जो है एक कश्मीर की बहुत स्ट्रांग पार्टी, उसका रीज़न है कि एक 100 साल पुरानी 1939 से चल रही पार्टी है, और उसका काडर है, फैमिली बेस है, और उसका लोगों के साथ लिंक है। तो जितनी मर्जी क्राइसिस हो वो पार्टी फिर भी उभर जाती है। पीडीपी अभी रिसेंट एक पार्टी आई थी और जिसको मतलब वो इतने क्राइसिस को वो झेल नहीं पा रही है। तो अभी मुझे लगता है कि अगर पीडीपी आप देखेंगे तो पीडीपी अगर अगले 10 सालों तक सरवाइव कर जाएगी तो कर जाएगी, अदरवाइज इस पार्टी को बहुत क्राइसिस है। बट इट्स नॉट ओनली पीडीपी, आप देखिए कि जो दूसरी पार्टीज हैं, अपनी पार्टी देख लीजिए, उसका जो उनके जो मेन लीडर थे अल्ताफ बुखारी, वो भी नहीं जीत पाए। सो ये बहुत जोर शोर से ये पार्टी बनी थी। और इसी तरह जमाते इस्लामी ने कोशिश करी, इसी तरह इंजीनियर रशीद की पार्टी ने कोशिश करी। पार्टी वाइज आप देख लीजिए तो कश्मीर का बिल्कुल क्लियर है कि कश्मीरीज हैव गिवन देयर वोट। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि हम एक ही जगह वोट देंगे, हम क्लियरली अपना मैसेज देना चाहते हैं कि हम कोई उसमें खिचड़ी नहीं डालेंगे। तो ये उन्होंने एनसी को दिया, उसकी वजह से बाकी पार्टीज को भी नुकसान हुआ।
मैम कुछ वर्ष पहले हमने एक अननेचुरल गठबंधन देखा था पीडीपी और बीजेपी का, जो अपनी जो इनकी बेसिक आइडियोलॉजीज हैं उससे हटके ये गठबंधन किया गया था। तो क्या मोटे तौर पर ये समझा जाए कि कश्मीर घाटी में पीडीपी को जो नुकसान हुआ है वो बीजेपी के साथ जब गठबंधन बनाया इन्होंने, उसके बाद इनकी स्थिति जो है वो वर्स्ट होती गई? वो इसलिए हुआ कि क्योंकि इलेक्शन से पहले पीडीपी ने बहुत जोर शोर से कहा था, जो पूरी कैंपेन करी थी 2014 के इलेक्शन में, वो बीजेपी के अगेंस्ट करी थी जी। और लोगों से मतलब बिल्कुल कहा था कि बीजेपी की ऐसी पार्टी है जिसके साथ मिलजुल के काम नहीं किया जा सकता। बीजेपी को जब आप एक अपना राइवल या एनिमी मान के चल रहे हो, और उसके बाद मतलब जब आपने पूरा मोबिलाइज कर दिया उस इशू पे, बिल्कुल सेंसिटिविटीज जनरेट कर दी, और उसके बाद आप इलेक्शन के बाद उनसे हाथ मिला लेते हो, तो वो जो है लोगों को पसंद नहीं है। कहीं लोगों का ट्रस्ट जो है पीडीपी में खत्म हो, और लोग ये एज्यूम कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ये पार्टी अपने फायदे के लिए या सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, और जो प्रोमिसेस किए हैं या जो अपने सिद्धांत बताए हैं उनसे परे हट सकती है। अब हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी को अपनी पीठ थपथपाने का रीजन है कि हम पहले से ज्यादा सीटें ले चुके हैं, लेकिन बीजेपी को भी झटके लगे हैं। जैसे कि जो उनका जो प्रेसिडेंट थे यूटी के प्रदेश अध्यक्ष, वो चुनाव हार गए हैं। तो वहां पर जो बीजेपी को जिन जिन जगहों पर हार का सामना करना पड़ा, हालांकि कुछ ऐसे थे वो बीजेपी के गढ़ माने जाते थे, उनके कारण मनु जी आप क्या समझते हैं? देखिए, जो बीजेपी को रविंद्र राणा जो स्टेट प्रेसिडेंट हारे हैं वो वाकई बहुत बड़ा झटका है, लेकिन उससे भी बड़ा झटका जो बीजेपी की पूरी रणनीति पे सवाल उठाता है वो है जो पहाड़ी स्टेटस दिया गया। पहाड़ी में एसटी सीटें थी, 9 सीटें डिक्लेयर की थी डिलिमिटेशन में, ये पहली बार हुआ। तो वो एक बड़ा बीजेपी का बहुत बड़ा मूव था। उस बेल्ट में भी नुकसान। 6 सीट्स जम्मू रीजन में थी, 3 वैली में, लेकिन कहीं से भी बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता। वो बीजेपी की जितनी प्लानिंग थी, जो पिछले 8-10 सालों में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी इन्वेस्ट किया वो उस पर टिका हुआ था। वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये इतना बड़ा मूव था जो पहाड़ियों को आरक्षण देना और उनके लिए सीटें आरक्षित करना, इसने पूरी स्टेट की राजनीति पर असर डाला था। गुजर बकरवाल अलग से नाराज थे, कश्मीर में भी कुछ इसे बहुत इसको लेके कोई खुश नहीं था, और जम्मू रीजन में भी बड़े सारे सवाल उठाए जा रहे थे। तो बीजेपी ने उसके बावजूद ये दांव खेला, लेकिन एक भी सीट नहीं आना ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पूरी रणनीति उनकी विफल हुई है। जी, तो बीजेपी को ये जो झटके लगे हैं, या उसके साथ विश्वासघात कहें, या उसके साथ धोखा हो गया, या जो उसने सोचा था वो नहीं हुआ, उसका क्या वजह या कारण आप समझते हैं? जो पहला सवाल था, मैंने भी उसका जवाब दिया कि एक बात चली गई कश्मीर वैली में कि बीजेपी के साथ की जो बी टीम का जो टैग लग गया कुछ लोगों के साथ, जैसे पीडीपी के ऊपर लगा, पीडीपी अभी तक उस टैग से को साफ नहीं कर पाई, उभर नहीं सकी। अपनी पार्टी बड़े जोर शोर से बनाई गई, बड़ा कुछ उस पर इन्वेस्ट किया गया। हम हर दिन अखबारों में पढ़ते थे कि अपनी पार्टी में फलां आदमी ज्वाइन कर रहा है और अपनी पार्टी का ये प्रोग्राम है, लेकिन आज इस इलेक्शन में हमने देखा कि अपनी पार्टी का जिक्र भी नहीं हुआ, किसी अखबार में उसका जिक्र भी नहीं हुआ। फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आया बीच में एक चैप्टर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को लेके बड़े सारे वादे और बड़े सारी चीज़ें की गई, वो भी वॉश आउट हो गए, वो भी नहीं है। फिर इंजीनियर राशिद आ गए। तो ये कश्मीर में आम लोगों में, आम आवाम में ये बात पहुंची कि ये सब लोग बी टीम है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आज की जो जीत है, जो उसको परिणाम हासिल हुए, उसमें बहुत बड़ी ये चीज़ थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी बखूबी, बड़ी कामयाबी के साथ आम लोगों में ये बात पहुँचाई कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले हैं किसी भी सूरत में। और इसी चीज़ को लेकर लोगों ने वोट किया, इस विश्वास के ऊपर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करें, या चिनाब वैली, या थोड़ा बहुत पीर पंचाल में। वही नुकसान इस बीजेपी को एसटी सीटों पर भी हुआ, क्योंकि मेजॉरिटी सीट्स मुस्लिम सीट्स हैं। तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि अगर बीजेपी ने यहाँ पे राजनीति करनी है स्टेट में, तो उसे दोनों रीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों जो बड़ी बहुसंख्यक आबादी है उनमें भी बड़े बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी कश्मीर में वो अपने पाँव जमा सकती है। इस बार 19 सीटों में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, लेकिन एक पे भी कामयाबी नहीं मिली, और पार्लियामेंट में तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया बीजेपी ने। तो बीजेपी ने अगर लंबी राजनीति करनी है स्टेट में, तो उसे ये दोनों रीजन की जो कड़वी सच्चाई है वो माननी पड़ेगी। किसी भी चुनाव के कामयाब और नाकामयाब होने के एक कारण होते हैं राजनीतिक दलों द्वारा एक नैरेटिव सेट किया जाना और वो लोगों में
उनके जहन में डाल देना। और दूसरा होता है कि जो मतदाता हैं वो स्वयं पूरी तरह जागरूक हों। आज हम देख रहे हैं कि 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो चुनाव जीतकर सामने आए हैं और ये बड़ी अच्छी खूबसूरती है, हेल्दी डेमोक्रेसी का ये साइन है। आप उनकी भूमिका और उनके जीतने को किस तरह से देखते हैं? मैम आपसे भी पूछता हूँ सर, आप भी बताइए। इंडिपेंडेंस जो हैं वो एक्चुअली कम चुने गए। आप देखेंगे 40% कैंडिडेट्स जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, विच इज़ वेरी वेरी अनप्रेसिडेंटेड, और कहीं पे इतने कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट खड़े नहीं होते हैं। तो उस प्रोपोर्शन में देखा जाए तो सिर्फ 7 ही आए। अब शुरू में जब ट्रेंड्स शुरू हुए तो लगता था कि हालांकि उन्होंने जो मात दी है बड़े बड़े दिग्गजों को मात दी है जी। तो उसी हिसाब से जो 7 निकले वो भी है। अगर आप वो देखेंगे वो कौन से 7 हैं, वो उनमें से कोई नहीं है जो लग रहा था कि एज इंडिपेंडेंट, जैसे बहुत सारे जमात इस्लामी के इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे जी। या फिर वो इंजीनियर रशीद के साथ जुड़े हुए लोग जो थे वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, तो उनमें से कोई नहीं सिलेक्ट हुआ। मोस्टली जो आप देखिए कांग्रेस एनसी का जो अलायंस हुआ, उसके अलायंस की वजह से जो कैंडिडेट मतलब जो एक पार्टी ने कमिट कर दिया कि ये सीट, जैसे एनसी ने कमिट किया ये कांग्रेस की सीट है, तो एनसी का कैंडिडेट वहां नहीं लड़ पाया तो वो एज ए रिबेल कैंडिडेट खड़ा हो गया। तो वो इंडिपेंडेंट बहुत सारे वैसे हैं जो हैं तो इंडिपेंडेंट वो, बट किसी ना किसी पार्टी के साथ वो जुड़े रहे थे और शायद जुड़ जाएंगे। सो उस हिसाब के इंडिपेंडेंस हैं। पर ऐसा है कि मतलब ये तो इंडिपेंडेंस होना कोई बुरी बात नहीं है, और इंडिपेंडेंट हो के इलेक्शन जीतना, क्योंकि आप आज के दौर में कोई भी इलेक्शन जीतना जो है वो पार्टी का काम है। पार्टी को बहुत रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, कार्डर यूज़ करना पड़ता है, कैंपेनिंग करनी पड़ती है। एक अगर इंडिपेंडेंट जीत जाता तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ अपनी हैसियत की वजह से जीता है। दम पे जीता। जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि उन इंडिपेंडेंट्स की एक अपनी बहुत स्ट्रांग वैल्यू है। जी। तो मनु आप इसको इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट जीतता है उनको किस तरह से देखते हैं आप? किसकी जीत है? लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं, किस चीज़ को आप समझते हैं? देखिए इसमें 2 तरह के इंडिपेंडेंट थे, जैसे मैं हमने बोला कि एक तो वो थे जो कश्मीर घाटी में बड़ी सारे मैदान में थे, उसमें इंजीनियर राशिद के सपोर्टर भी थे, जमात इस्लामी के लोग भी थे। तो वो क्यों खड़े हुए, कैसे खड़े हुए, ये बड़ी सारी चर्चाएं इनको लेके, और वो भी कहीं ना कहीं वो एक संदेश किया लोगों के बीच कि ये भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं एज बी टीम ऑफ बीजेपी। लेकिन जो जम्मू रीजन में खड़े थे वो कुछ बागी थे, कुछ ऐसे थे जिनको अपनी पार्टी ने टिकट नहीं दी, या पार्टी के अंदर ही विद्रोह हुआ। जैसे उधमपुर से बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट लड़ रहे थे इलेक्शन, हालांकि वो हार गए हैं लेकिन कड़ी टक्कर दी उन्होंने। ऐसे ही छम्ब से कांग्रेस के एक बागी उम्मीदवार थे सतीश शर्मा, वो जीत गए, और बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक जीते हैं। तो रामबन में एक बड़े बीजेपी के बड़े सशक्त उम्मीदवार लड़े थे। तो इस तरह से वो चीज़ें रहती हैं और हर चुनाव में रहती हैं। कुछ नाराज़गियाँ, कुछ शिकायतें होती हैं उम्मीदवारों को मैदान, कुछ नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया भी नहीं। और ये ऐसा सिस्टम है जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का, जो हर बार कहीं न किसी उम्मीदवार को शिकायत, लेकिन इस बार शिकायतें काफ़ी रहीं। ये भी एक फैक्ट है कि बीजेपी के अंदर भी बड़े सारे शिकायतें सामने आई और लोगों ने खुल के बात भी रखी। हालांकि बीजेपी बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है, आमतौर पे ऐसी बातें नज़र नहीं आती, लेकिन इस बार हुआ। बीजेपी कार्यालय के अंदर भी हंगामा हुआ, लोगों ने पब्लिकली भी कई सारे स्टेटमेंट्स दिए, और कांग्रेस के अंदर तो बहुत ही कुछ हुआ। तो ये अपने आप में नई चीज़ थी बीजेपी के हवाले से अगर बात करें तो। जी, अंदरूनी रंजिश या फिर अब ये कहें कि फैसला लेने में जो गलती होती है वो 2 सीटों पे हमें आम दिख रही है। जब कैंपेनिंग चल रही थी, एक आरसपुरा और एक बहू की सीट, इसमें कैंडिडेट को लेकर इस दोनों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो वहाँ आप क्या समझते कि क्या फ्लॉ हो गया, क्या उनसे गलती हो गई? वो एक्चुअली जब डिलिमिटेशन हुई उसमें सीटें रीऑर्गेनाइज हो गई। तो जैसे एक कैंडिडेट अगर वो सीट पे बहुत देर से काम कर रहे हैं तो उनको लगा कि मतलब वो सीट जैसे दूसरी सीट के साथ जुड़ गई है, तो वहाँ पे मतलब आई थिंक वो इंटेंशनली नहीं हुआ होगा। तो वो हर कैंडिडेट देखता है कि मेरा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ मैं सबसे अच्छा कर सकूँ, तो वो उसमें
आई थिंक उस सिचुएशन में ये सब कुछ सीटें रिजर्व भी हुई डिलिमिटेशन में, जो पहले रिजर्व थी अब ओपन हुई, और इतना टाइम नहीं मिल पाया उनको डेवलप करने, कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है कि आपको ग्रास रूट पे जाके काम करना है, लोगों के साथ आपने जुड़ना है, तो वो शायद उतना टाइम नहीं मिल पाया। जैसे छम वाली जिस सीट का मैंने जिक्र किया वो पहले रिजर्व थी, अभी ओपन हुई, तो वहाँ से ताराचंद पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो वो चुनाव लड़ रहे थे, तो वो पहले दिन से ही वहाँ पे एक तरह की पोलराइजेशन हो गई स्वर्ण कास्ट में और दलित वर्ग में। तो इस तरह की चीज़ें हुई डिलिमिटेशन की वजह से। जैसे मैम ने कहा कि कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी के नक्शा बदल गया, कहीं आरक्षित हो गई, तो वो रहा इस बार, क्योंकि पहली बार 10 सालों बाद चुनाव हो रहे थे, कई नई चीज़ें थी, तो कुछ कहीं जगह फ़ायदा भी हुआ, कहीं जगह उम्मीदवारों को नुकसान भी उठाना पड़ा। जैसे कहूँगी शायद कांग्रेस में उतनी प्रोफेशनलिज्म नहीं है इलेक्शन के साथ, इलेक्शन मैनेजमेंट बड़ा वीक था कि इलेक्शन जो है एक जैसे बीजेपी से उनको सीखना चाहिए। बीजेपी जो है वो बहुत बूथ लेवल तक इतना अच्छा मैनेज करती है कि वो अपनी हारी हुई बाजी भी वो जीत लेती है, बट कांग्रेस का वो प्रोफेशनलिज्म इस इलेक्शन में खासकर बिल्कुल नजर नहीं आया। ना ही कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन नजर आई, ना ही कांग्रेस का नेशनल लीडरशिप नजर आया, ना ही उन्होंने जैसे इलेक्शन की कैंपेनिंग का कोई प्रोसेस अच्छा सा, मतलब वो आई थिंक कांग्रेस की। और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस की जो एक प्रॉब्लम आई यहाँ पे, आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद जब यहाँ के लीडर थे, और जब तक वो रहे, तो मे बी आई थिंक उसकी वजह से कांग्रेस के अंदर एक डिसिप्लिन रहा होगा। और उनके जाने के बाद मतलब ये लगता है कि वो जैसे इट्स एक बिल्कुल लूज नेट पार्टी हो गई है, जिसमें कि कोई ना नेशनल लेवल का ना लोकल लेवल का एक स्टेचर का जो लीडर जो पूरी पार्टी को चला सके, वो कांग्रेस में मुझे लगता है कि वो, और उसकी वजह से आज़ाद को भी नुकसान हुआ। आप देखिएगा वो भी पार्टी डीपीएपी बहुत जोर शोर से बनी थी, पर कैसे ही बनने के बाद ही वहां से जो लोग यहाँ से गए थे वो वापस आने शुरू हो गए, और दूसरे बात गुलाम नबी आज़ाद जो नेशनल लेवल के लीडर थे वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टेचर के हो गए, और उसमें इस इलेक्शन में वो भी लूज कर गए। तो इन दैट प्रोसेस आप देखिए कि दोनों को नुकसान हुआ, आज़ाद को भी नुकसान हुआ और कांग्रेस को भी नुकसान हुआ। अगर यही इलेक्शन आज़ाद रहते और कांग्रेस रहती और दोनों इकट्ठे रहते, मे बी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो फर्क रहता। मनु, सीट शेयरिंग की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टोटल 42 सीटें प्राप्त की हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि 35 सीटें कश्मीर घाटी से उनको मिली हैं और 7 सीटें जम्मू संभाग की हैं। इसी तरह से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपना वर्चस्व जम्मू में कायम रखा है, कश्मीर घाटी में खाता नहीं खोल पाए, लेकिन 29 की 29 सीटें जम्मू में उनको प्राप्त हुई हैं। तो कुछ दिन पहले अभी एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े सामने आए थे, जो अनुमान जताए गए थे, मैं कहूंगा कि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं एग्जैक्ट पोल्स में तब्दील होता नजर आया है। तो क्या आपने भी जम्मू कश्मीर में इसी तरह के इलेक्शंस और इसी तरह के रिजल्ट्स की उम्मीद की थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही शुरू से कह रहा था, बड़े सारे चैनल्स पे मेरी बात हुई कि मैं समझता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी और 35 और 40 के बीच पहुंचेगी जी। लेकिन कांग्रेस और पीडीपी ने हमें हैरान किया। कांग्रेस हम 10-12 सीटों तक देख रहे थे, कांग्रेस पहुंच जाएगी 10-12 तक, और पीडीपी 6-7-8 तक जाएगी। लेकिन ये दोनों दलों ने बड़ा निराश किया है जब परिणाम सामने आए। और उसकी सबसे बड़ी वजह वही कि जैसे मैम ने कहा कि बीजेपी बड़े की जो इलेक्शन मैनेजमेंट है बहुत अच्छी रहती है, माइक्रो लेवल पे तैयारी होती है, माइक्रो लेवल पे चीज़ों को देखा जाता है, और उसी तरह का कुछ इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। एक लहर तो ज़रूर उसके पक्ष में थी अगर घाटी की बात करें, लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी सीरियसली, बड़ी गंभीरता के साथ ये चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार का चयन किया गया, और कौन उम्मीदवार किसको कैसे टक्कर दे सकता है उसको लेके निर्णय हुए। जैसे मैं एक जिक्र करूँगा पाडर सीट का। पाडर से पूजा ठाकुर करके एक महिला उम्मीदवार थी, और उन्होंने बीजेपी के बहुत ताकतवर उम्मीदवार माने जाते हैं सुनील शर्मा, उनको टक्कर दी और आखिरी मौके तक वो लीड कर रही थी, जो आखिरी राउंड तक। तो वो बताता कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े ध्यान से उम्मीदवारों का चयन किया। वैसा कांग्रेस नहीं कर पाई, वैसा ही शायद पीडीपी से भी बड़ी गलतियां हुई।
लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने इस लेवल पे चुनाव लड़ा और उसका परिणाम सामने है कि जम्मू रीजन में आज बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन के उभरी नहीं, है। और देखिए एनसी ने जो नेगोशिएट कांग्रेस के साथ बिल्कुल। किया, कांग्रेस के साथ नेगोशिएट करके जम्मू रीजन में सीट कंटेस्ट करी जी। और वो सीटें जीती भी। जी। मतलब ये जो देखिए कि ये उनकी एनसी की मैनेजमेंट का वो है कि हाउ डीपली दे वर इन्वॉल्व, और बहुत पहले उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्जेस बना लिए थे। वो कौन इलेक्शन लड़ेगा, वो जब वो इंचार्ज है वही लड़ेगा, तो ये बहुत देर से उनका ये सिस्टम चल रहा था। सो आई थिंक इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत रहती है। बिल्कुल, और जिस ढंग से पिछले कुछ सालों में देश की राजनीति बदली है, जिस ढंग से सोशल मीडिया आया है, आज उम्मीदवार खाली पोस्टर लगा के चुनाव नहीं जीत सकता, भाषण है, उसके लिए सोशल मीडिया भी चाहिए। मैं देख रहा था इस चुनाव में कुछ उम्मीदवारों को तो ये नहीं पता कि फेसबुक पे कैसे अपना फोटो चढ़ाना है, तो ये भी कमियां रही हैं बड़ी सारी। लेकिन जो लोग स्मार्ट हैं, जो स्मार्ट वे में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जी मनु, एक तरह से मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो जम्मू में बीजेपी और कश्मीर घाटी में एनसी ने अपना वर्चस्व कायम रखा है। तो जम्मू कश्मीर की सियासत हमेशा से कुछ इसी तरह की रही है, बिल्कुल इसी तरह के नतीजे हमेशा से देखने को मिले हैं। तो इस स्थिति को जम्मू में बीजेपी और कश्मीर घाटी में एनसी, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये अपने आप जो हम अगर इतिहास की बात करें, हिस्ट्री में जाएं, तो पहले भी ऐसा होता रहा है कि उस ज़माने में कांग्रेस हुआ करती थी जी। मैक्सिमम सीटें जम्मू रीजन में कांग्रेस जीता करती थी और वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती। वो जो कांग्रेस की ज़मीन थी वो बीजेपी ने ले ली है और कांग्रेस सिमटती चली गई है। पहले वो कश्मीर घाटी में सिमटी, एक ज़माने में कश्मीर में भी अच्छा प्रभाव रहा करता था कांग्रेस का, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ भी सिमट गई क्योंकि वहाँ पीडीपी एक ऑप्शन आ गए लोगों के पास, एनसी के बाद विकल्प के रूप में उभरी। फिर छोटे छोटे दल कहीं उभर आए, तो आ जाके जम्मू था उनके पास, जम्मू भी कांग्रेस सिमटती गई और इस चुनाव में ने तो साबित कर दिया कि कांग्रेस बिल्कुल ही सिमट गई है जी। तो बीजेपी आज वो कांग्रेस की जगह ले ली है और इतनी बड़ी ताकत के साथ बीजेपी हर गांव हर कस्बे में पहुंच चुकी है, जिसका मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस ने अपने आप को नहीं ठीक किया तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस रीजन में राजनीति करना। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा रहेगा, दोनों रीजन का जो जिस तरह का हमारे स्टेट में है वो ऐसा ही रहेगा। एक दल वहाँ वर्चस्व में रहेगा, एक दल का वर्चस्व यहाँ रहेगा। मनु, ओवरऑल सिचुएशन देखें, जम्मू में कई सीटों पर कई दिग्गज हारे, कई नए चेहरे जीते, लेकिन इसके पीछे इन चुनावों को बेहद शांतिपूर्ण ढंग से करवाना, बेहद तालमेल और व्यवस्थित तरीके से करवाना, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हकदार है प्रशंसा का। बिल्कुल, बेहद बारीकी से काम किया गया। क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका? मैं कहूँगा कि बड़े सालों बाद जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं और ये पार्लियामेंट में भी हमने देखा और अभी भी देखा, और लोगों ने जो बड़ी बात जो है कि लोगों ने बिना किसी खौफ के, पहले चुनावों में हम देखते रहे हैं कि लगातार धमकियां मिलती थी, बाइकआउट की कॉल होती थी, तो लोग निकल नहीं पाते थे चुनाव, खास करके रूरल एरियाज में और दूर दराज के इलाकों में। हमने ऐसे इलेक्शंस भी देखे हैं जहां केवल 5 या 6% मतदान से ही एमएलए या सांसद चुने गए। बिल्कुल। लेकिन ये हमने जून में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी देखा कि लोगों ने दिल खोल के चुनाव में भागीदारी की, वोट डाले और उन इलाकों में डाले जहाँ पे कभी दहशतगर्दी रहती थी। और अब भी इस बार भी बिना इंसिडेंट कोई बड़े इंसिडेंट हुए चुनाव हुआ है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बधाई का पात्र है। और इस तरह से अगर लोकतंत्र हमारा फले फूले तो और क्या चाहिए। और पार्टी कोई भी जीते, कोई भी दल या कोई पार्टी जीते, लेकिन जो सही जीत है वो लोकतंत्र की है। और खासतौर पर जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जिसको लेकर दुनिया में भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो गलत नैरेटिव पेश करना चाहती है, दुनिया की नजर रहती है और ये बड़ा अच्छा मैसेज गया है इस बार। और फॉरेन डेलीगेट्स भी कितने आए थे, चुनाव सेकंड राउंड की पोलिंग के दौरान देखा था। एक क्रेडिबल इलेक्शन है, जो जैसे कि अब जम्मू कश्मीर में तो बहुत एक पुराना जो सिस्टम चलता था जहाँ में कहा जाता था यहाँ प्रॉब्लम ही इलेक्शन की थी। इलेक्शन जो है वो फार्सिकल माने जाते थे, इलेक्शन जो ऐसे या होने ना होने में फ़र्क नहीं होता था। जैसे कि बहुत सारे 60-70s में ऐसे इलेक्शन होते थे कि मतलब जहाँ पे अनकंटेस्टेड रिटर्न्स होते थे, जिसमें कि मतलब आप, और दूसरी बात है कि अपोजिशन ही नहीं है, 100% एक ही पार्टी को वोट मिल रहा है। तो ये पिछले कुछ इलेक्शन से इलेक्टोरल प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी और डेमोक्रेसी जो है इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के साथ जुड़ी होती है। तो 2002 से आप देखें, 2002 में पार्टिसिपेशन कम हुई, क्रेडिबिलिटी बढ़ी। 2008 में बहुत क्रेडिबल इलेक्शन हुआ, 14 में इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी हुई। तो ये उसी
आप देखेंगे धारा में, मतलब उसमें आज के इलेक्शन में पहले इलेक्शन में फ़र्क है, वायलेंस थोड़ी बहुत रहती थी, थोड़ा सा बाइकआउट पॉलिटिक्स रहता था। तो ये इन कॉन्टिन्यूटी इलेक्शन इज बहुत क्रेडिबल है, लेजिटिमेट इलेक्शन है, जिसको कोई ये दुनिया भर में नहीं कह सकता कि इसमें कोई धांधली हुई है, कोई इंटरवेंशन की गई है, कोई उसमें रिगिंग की गई। आप ये जो हमारा 1987 में रिग्ड इलेक्शन, एक टैग लग गया कि वो इलेक्शन रिग्ड था, पर आज के दिन में कोई नहीं कह सकता कि इलेक्शन में कोई भी धांधली हुई है। तो जो भी इलेक्शन है वो सबको रिजल्ट आया वो सबको मानना पड़ेगा। दूसरी इलेक्शन एक तरह से ये भी सबूत है कि इस समय के दौरान जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनका जो भारतीय लोकतंत्र है, संविधान है, उसमें विश्वास बढ़ा है। और देखिए बहुत से लोगों ने, हो सकता है उनको कैंडिडेट पसंद नहीं हो तो उन्होंने नोटा का बटन भी दबाया, लेकिन वो आए हैं मतदान केंद्र तक, आए हैं वोट डालने के लिए। यानी उनको विश्वास है कि भारतीय संविधान के तहत और जो निर्वाचन आयोग है उसके तहत जो भी चुनाव कराए जाते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, और हमने ही सरकार बनानी है, सरकार हमारी होगी, हमने बनानी है, हमारी मर्जी से बनेगी। मनोज श्रीवास्तव, आपने शुरू में कहा था कि एनसी और कांग्रेस को जो मेजॉरिटी चाहिए वो मिल गई है, उतनी मेजॉरिटी, लेकिन ये सरकार उतना आसान नहीं होगा ये सरकार चलाना। मैं पूछना चाहूंगा कि आपने ये बात क्यों कही थी और आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या डिफिकल्टीज या चैलेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं? पहली जो मुझे रुकावट नज़र आ रही है या स्पीड ब्रेकर नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि कांग्रेस के सिर्फ 6 लोग जीते हैं जी, और उसमें से 5 कश्मीर वैली से हैं जी, और 1 जम्मू रीजन से है। तो इस रीजन को, जम्मू रीजन को उसमें बैलेंस करना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा पार्टनर है, उसके अपने लोग मैक्सिमम वहाँ से जीते हैं जी। और फिर दूसरा आ गया जो हिंदू क्षेत्रों से कांग्रेस को कोई उम्मीदवार नहीं जीता, तो वो उन वर्गों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। और एक और जो प्रॉब्लम जो कश्मीर में नहीं है, जो हमारे यहाँ पे है, वो है जातीय समीकरण। जी, जी, हर जाति, हर वर्ग को कुछ ना कुछ स्थान देना। जी, उसमें दलित वर्ग भी आता है, पिछड़ा वर्ग भी आता है, गुर्जर समुदाय भी आता है, राजपूत, ब्राह्मण, ये सारी चीज़ें जो फैक्ट है वो तालमेल बनाना बड़ा मुश्किल होगा। और कैसे वो बना पाएंगे ये देखना अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जब उम्मीदवार ही नहीं है, जो जीत के ही नहीं आए हुए, तो कैसे नेशनल। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है कि पहले तो हमारे यहाँ काउंसिल हुआ करती थी, अब वो काउंसिल भी नहीं है, तो आप कैसे उन वर्गों को अपने साथ ले पाएंगे, कैसे उनका समर्थन, कैसे उनका विश्वास जुटा पाएंगे, ये देखना बड़ा होगा दिलचस्प। और दूसरा कि कहीं दिल्ली जैसा हाल ना हो जाए, जो मैं जो एलजी और बिल्कुल रहता है, क्योंकि वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली और जम्मू कश्मीर में बहुत फ़र्क है, बड़ा अंतर है। ये अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल स्टेट है, चाहे अब यूटी बन गई है। और दूसरा यहाँ पे अभी भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हालात अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क से कुछ शरारतें होती हैं वक्तन वक्तन, उन पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये जिम्मेवारी केंद्र की भी है और जो आने वाली सरकार है उसकी भी है कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, किसी तरह का शांति में खलल ना हो, क्योंकि ये तभी होगा जब दोनों के बीच में अच्छा तालमेल होगा। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अब सरकार बनने जा रही है, 10 साल बाद लोगों को अपनी सरकार मिल रही है, तो इस तरह की जो अड़चने हैं वो भी ना हो। जी, तो सभी को, चाहे वो अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो, जो भी हो, उनको ये सोचना चाहिए कि लोगों ने हम पे विश्वास करके हमें जो इस यूटी रूपी क्लास को मॉनिटर करने का, जिस तरह का इसे क्लास का कैप्टन होता है, क्लास को माइंड करता है, तो उनको भी वही जिम्मेदारी निभानी है और पूरी ईमानदारी से निभानी है, ताकि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं वो कहीं निराशा में ना बदले, उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक सब कुछ मिलता रहे जो जी। डॉक्टर रेखा, मनु ने अभी हमें बताया गठबंधन की राह के बारे में जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा जम्मू कश्मीर की राह कैसी रहने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम देखेंगे अभी आने वाले दिनों में गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन जो ओवरऑल नियंत्रण रहेगा वो एलजी के हाथ रहने वाला है। तो जम्मू कश्मीर के लिए आगे की राह किस तरह की रहेगी? ऐसा है कि अगर तो बीजेपी एक पार्टनर होती सरकार में तो शायद बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती, क्योंकि जैसे वो डबल इंजन की बात करते हैं तो वहाँ से सपोर्ट बहुत आराम से मिल जाती है। अब सबसे पहले तो इशू है कि स्टेटहुड की जी। क्या स्टेटहुड रिस्टोर होगा, क्योंकि इस पे ऑल्दो ये सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के साथ साथ स्टेटहुड की भी बात की गई थी, और तो अब इस पे बहुत डिपेंड किया जाएगा कि क्या स्टेटहुड जल्दी रिस्टोर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर स्टेटहुड मिल जाती है और वही स्टेट मिलती है जो 2019 से पहले की है तो बहुत सारी जो सुविधा हो जाएगी।
पर अगर जब से स्टेटहुड में अगर वो वैसी नहीं मिलती है और वो दिल्ली के मॉडल की स्टेट मिलती है तो फिर जो है वो थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाएगी, क्योंकि एलजी जो है एक थर्ड फोर्स, मतलब एक फोर्स बन के रहेंगे जिसमें एक सेंटर होगा, एक स्टेट की गवर्नमेंट होगी और एक एलजी होगा जो कि अपने में ऑटोनोमस होंगे। तो वो एक जो है एक टेंशन का सोर्स होगा, जैसे हम दिल्ली में देखते हैं तो वो यहाँ पे भी होगा। तो ये अब इसी पे डिपेंड करे, इसमें बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड करेगा सेंटर इसके बारे में क्या सोच रहा है। अगर सेंटर की जनरोसिटी होती है और सेंटर जो है वो स्टेट को, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लगता है कि बीजेपी की एक बहुत, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ ख़त्म कर दी, सेपरेटिज्म। मतलब आज के दिन में कोई सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स नज़र नहीं आता, विजिबल स्पेस पे वो नहीं है। अब मिलिटेंसी है, मिलिटेंसी और सेपरेटिज्म में ये फ़र्क है कि जो लोगों के अंदर वो सेंटिमेंट है वो नहीं नज़र आ रहा। जब सेपरेटिज्म नहीं है, अब इसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही अचीवमेंट है, वो इसको फर्दर कैसे ले जाएंगे। तो एक इस ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ की वो चुनी हुई सरकार को जितनी पावर्स दे सकें कि सो दैट कि हमने एक अपना काम कर लिया, अब आप जो है इसको आगे बढ़ाओ। अगर ऐसा होता है तो फिर टेंशन नहीं होगी। बट अभी तो हम आगे आगे देखेंगे कि अभी इनका रिलेशनशिप कैसा रहता है। और जैसा कि ये चुनाव लड़ा गया, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस यही कहती रही कि हम स्टेटहुड लाएंगे और जो आर्टिकल 370 को वापस लाना है, क्योंकि उन्होंने जोर दिया उस चीज पे। और बीजेपी, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेटहुड हम जो है समय आने पर दे देंगे, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम 370 हम कभी नहीं आने 370 के बाद जो एनसी करती है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक रेटरिक है। वो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि वो भी आप फारूक अब्दुल्ला बार बार कहते हैं कि 100 साल लग जाएंगे, बहुत बार हम जैसे बीजेपी कोशिश करती रही, हम भी कोशिश करते रहेंगे। आई डू नॉट, प्रेशर हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो लोग भी जानते हैं और ये पार्टीज भी जानती हैं कि एक ऐसी चीज है जो रिवर्सिबल नहीं है। और तो उसमें, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, उसमें रहा भी कुछ नहीं था। हाँ, ये भी लोग वैसे ही हॉलो हो गया हुआ वो लोगों को मैं ये बात अच्छी तरह लोगों को समझते हैं कि 370 एक सिंबॉलिक सा था, एक नाम मात्र का रह गया था। तो वो चीज़ें समझ, ठीक है। जैसे मैम ने कहा कि राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं कुछ, कि वो कुछ ऐसे स्लोगन, इमोशनल स्लोगन देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो 370 का इस चुनाव में भी हमने देखा, मैं फील्ड में भी बड़ा गया, मैं कश्मीर भी घूमा, 370 को लेकर बहुत ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते हैं। स्टेटहुड की ज़रूर मांग करते हैं, स्टेटहुड के बारे में बड़ा सीरियसली बात करते हैं, और वो नाराज़गी भी है। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों ने जो अपनी आकांक्षाओं के साथ जो नई सरकार बनने जा रही है, वो लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और जम्मू कश्मीर जो है प्रगति और शांति की राह पर आगे बढ़ रहा है, ये तेजी से अग्रसर रहेगा। और अपने सुनने वालों को एक बार फिर हम बता दें कि आज सुबह से ही 8:45 से लेकर अभी 9:45 होने वाले हैं, हम आपकी सेवा में आपको हर जानकारी के साथ अपडेट रखने के लिए सुबह से आपके साथ हैं। और आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ये हमें जरूर लिखिएगा, और अपने जो आपका रिस्पॉन्स है आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है rnujammu@gmail.com। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि हमारी ये कोशिश कैसी लगी। और मनु श्रीवास्तव और मैडम रेखा चौधरी, आप हमारे अनुरोध पर कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आई और हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बातचीत तो हम और भी करना चाहते थे, लेकिन अभी 8:45 का समय आकाशवाणी से समाचारों का है, समाचार भी हमारे श्रोताओं ने सुनने हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद जी। और श्रोताओं, इसके साथ ही मैं जगमोहन शर्मा और मैं विजय बजाज आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार।